Again, welcome in Pathfinder classes and myself रजनीश कुमार श्रीवास्तव। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने CSC 2018 का पेपर डिस्कस किया था, उसका सेक्शन ए डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। और सेक्शन बी में आपका 4 से 5 टॉपिक आता है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे मैथमेटिक्स का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक आता है, वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, वेक्टर कैलकुलस डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर आपका कर्वेचर एंड टॉर्सन आता है, डायनेमिक्स आता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, मैकेनिक्स आपका आता है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, मेनली किस किस टॉपिक को ये कवर करने की कोशिश करता है जहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं आपका। गाइस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल हम चूज़ करते हैं तो सबसे पहले कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैथमेटिक्स आप तभी चूज़ करिएगा, तभी आप लेने की कोशिश करिएगा जब आप फुल कॉन्फिडेंस में आप होंगे कि मैथमेटिक्स आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप अगर आप ठीक से नहीं उसको पढ़ेंगे और उसको अगर प्रॉपरली उसको कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और समय भी जाएगा, साथ के साथ आपका सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आप में आपको इंटरेस्ट लगता है और आप अच्छा कर सकते हैं तो गाइस वन ऑफ द सेफेस्ट पेपर होता है, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ही सिलेक्शन दिलाता है। तो गाइस सबसे पहले तो आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करिए। और इंटरेस्ट पैदा करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि मैथमेटिक्स का जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे लाइट टॉपिक होता है, उसको आप उठाने की कोशिश करिए। और अगर आपको 2021 में पेपर देना है तो आप मई 2020 से आप लग जाइए। तो कम से कम मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक को कवर करने में कम से कम 18 to 20 मंथ लगते हैं, क्योंकि 20 बुक होते हैं और 20 बुक्स को अगर दोनों पेपर मिला करके 20 बुक्स होते हैं, और 20 बुक्स को करने के लिए कम से कम एक बुक को 1 महीना तो चाहिए ही चाहिए। तो 20 बुक पढ़ने के लिए आपको 20 महीने चाहिए। तो गाइज डेली 8 से 10 घंटा मैथमेटिक्स पढ़िए और लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं करिए कि आज 2 दिन 3 दिन मैथमेटिक्स पढ़ लिया और फिर 3 उसको छोड़ दिया। नहीं, एक रूटीन वर्क में मैथमेटिक्स चाहिए, डेली उसकी प्रैक्टिस चाहिए, आप उसको प्रॉपर पढ़िए। और ज़रूरी नहीं कि 10 बुक आप पढ़ें, 20 बुक पढ़ें, आप 2 या 3 बुक, 2 बुक, मैक्सिमम 2 बुक्स, जो अच्छे ऑथर की बुक, आपका कोई भी अच्छे ऑथर की बुक आप उठाइए और 2 बुक पढ़ जाइए बढ़िया से, उसको प्रॉपर वे में, और अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपका नोट्स ही काम आता है। इसलिए आप उसको प्रॉपर लिखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। 2-3 आप रजिस्टर बनाइए बढ़िया से। एक रजिस्टर वो बनाइए जिसमें आप सारे क्वेश्चन करते हैं, रजिस्टर वो बनाइए जिसमें आप इंपॉर्टेंट करते हैं, एक रजिस्टर वो बनाइए जिसमें आपको वो सारे प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको बार बार उसको करने की जरूरत पड़ती है। तो आप उसमें उसको लिखिए और उसी को लास्ट मोमेंट में आप पढ़ने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल गाइस, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे मैथमेटिक्स की तरफ तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मूड बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लाइट पेपर उठाइए, और लाइट पेपर सबसे बढ़िया डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, आप उसको उठाइए, ठीक, उसको पढ़िए और बिल्कुल आप 100% आप सिलेक्शन जाएंगे। तो आज हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले दैट इज क्वेश्चन नंबर 5A। तो क्वेश्चन नंबर 5A इज the question is solve y double dash minus y equal to x square e power 2x. This is the first question and that is the linear differential equation with constant coefficient. तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। The given differential equation is d square minus 1 of y equal to x square e power 2x. गाइज ये जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे बेस्ड है, दिस चैप्टर बेस्ड है, द चैप्टर इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, और CF प्लस PI दोनों का सम आपका कंप्लीट सोल्यूशन डिफाइन करता है। अगर आपका दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर राइट हैंड साइड 0 हो जाए, आपका दिस पार्ट 0 हो जाए, तो CF इज द ओनली सोल्यूशन, दैट इज y इक्वल टू CF। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सिर्फ सोल्यूशन होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हम CF भी फाइंड आउट करेंगे, PI भी फाइंड आउट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर CF की जब भी आप पढ़ेंगे तो CF की 3 प्रॉपर्टी आता है। सारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, 3 केसेस बनते हैं। और PI के आपका 7 to 8 केसेस बनते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी वो आप बुक पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस
डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका रिप्लेस डी बाई एम, एंड डी बाई एम क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज वाई इक्वल टू ई पावर एम एक्स लेके चलते हैं। अब होता है कि वाई इक्वल टू ई पावर एम एक्स ही क्यों लेके चलते हैं, सोल्यूशन लेके चलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपने अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे डिफाइन करते अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, then m equal to plus minus 1, therefore cf equal to c1 e power minus x plus c2 e power x, राइट। ऑक्सिलरी दिस इज, अगर ये वाला पार्ट सपोज कर लीजिए आपका 0 हो जाए, अगर ये पार्ट दिस पार्ट राइट, इन केस मान लेते हैं हम 0 हो जाए, तो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस इक्वेशन का ए बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इफ y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस of homogeneous differential equation, then their linear combination c1y1 plus c2y2 is also a solution of the above differential equation, right? तो अगर राइट हैंड साइड 0 हो गया तो y इक्वल टू ई पावर x एंड y इक्वल टू ई पावर माइनस x, बोथ दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये 0 है तो बोथ आर द सोल्यूशन एंड दिस इज द होमोजेनियस, तो दोनों सोल्यूशन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन डिफाइन करता है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। इसलिए हम c1 ई पावर माइनस x प्लस c2 ई पावर x लिखते हैं। लेकिन y इक्वल टू ई पावर एम एक्स सोल्यूशन क्यों होता है, क्यों y इक्वल टू ई पावर एम एक्स ही लेके चलते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे जब बुक पढ़ाएंगे। तो CF इज दिस, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो व्हाट इज PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ई पावर 2x। जब भी आपका दिस इन द फॉर्म ऑफ ई पावर ax इंटू वी, और जब भी कोई भी PI ई पावर ax इंटू वी के फॉर्म में होता है तो ई पावर ax को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं एंड दैट इज डी रिप्लेस बाय जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है उतना हम d में ऐड ऑन कर देते हैं। तो दिस इज e टू द पावर 2x 1 अपॉन डी रिप्लेस बाय d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज ई पावर 2x एंड दैट इज 1 अपॉन d square plus 4d plus 4 minus 1 this x square and that is e power 2x 1 upon d square plus 4d plus 3 into x square. This is algebraic function। और जब भी हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन दिया होता है तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आता है उस फंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में, और 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म कन्वर्ट के बाद उसको न्यूमरेटर में लिख जाते हैं, पावर -1 -2 -3 होगा, उसको बाइनॉमिनली एक्सपेंड करते हैं और बाइनॉमिनली एक्सपेंड करके फिर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको भी उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज e पावर 2x देन 1 अपॉन टेक कॉमन 3, if 3 common तो 1 plus d square plus 4d by 3 this into x square then 1 by 3 e to the power 2x then this goes to 1 plus d square plus 4d upon 3 whole power minus 1 into x square, expand binomially to 1 by 3 e power 2x 1 minus of d square plus 4d plus 3 plus d square plus 4d 3 तो y minus d plus d square this is x square, this equal to 1 by 3 e power 2x, एक्सपेंड कर दो इसको 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 4 बाई 3d, और इसमें सिर्फ उस टर्म को आप एक्सपेंड करोगे जिसमें पावर इस x के पावर के इक्वल हो जाए, क्योंकि उसके आगे के डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज d पावर n ऑफ x पावर n इज n फैक्टोरियल एंड d पावर n प्लस 1 ऑफ x पावर n इज 0, क्योंकि उसके आगे के सारे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो आप सिर्फ d स्क्वायर तक के टर्म लिखेंगे, उसके आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसको डी स्क्वायर का स्क्वायर डी पावर 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डी क्यूब और इसका पावर डी स्क्वायर, तो डी क्यूब डी
पावर 4 दोनों आपका एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे, तो जस्ट ओनली दैट इज 16/9 डी स्क्वायर, और आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज एक्स स्क्वायर, देन 1/3 e to the power 2x, then 1 minus 4/3d, right, LCM -3 plus 13/9 d square plus so and so x square, then 1/3 e to power 2x, and then x square minus 4/3 d of x square, that is 2x, plus 13/9 and d square, that is 2 factorial मतलब 2, right, and आगे सारे टर्म्स 0 so and so. तो दिस इज 1/3 e power 2x, that is x square minus 8/3x और plus 26/9. This is the value, right guys? तो ये आपका वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज CF, दिस इज PI, एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? y इक्वल टू CF प्लस PI, दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो ये आपका एक क्वेश्चन था, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5A. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5B. क्वेश्चन नंबर 5B, दैट इज द कर्वेचर एंड टॉर्सन. क्वेश्चन नंबर 5C. What is question number 5C? C. 5C is solve y triple dash minus 6y double dash plus 12y dash minus 8y equal to 12 e power 2x प्लस 27 e पावर माइनस x. ये आपका क्वेश्चन है, इसको फाइंड आउट करना है. बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 ऑफ y इक्वल टू 12 e पावर 2x प्लस 27 e पावर माइनस x. Right, same concept. The auxiliary equation is m cube minus 6m square plus 12m minus 8 equal to 0. That is, this is nothing, that is m minus 2 cube. This implies what is m? 2, 2, 2. Right? 2, 1, 2. अगर एक बार 2 पुट करते तो that is 2 cube 8 and plus 24 32 एंड 24 और 8 32, तो एक रूट इसका 2 है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो बाकी आपका 2, 2, 2 आ जाएंगे. राइट, देन देयरफॉर CF, व्हाट इज CF? CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e पावर 2x. एक कॉन्सेप्ट गाइस जो आपको पता भी होगा, जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सोल्यूशन में उतनी ही कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं. सारे के सारे कांस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर होते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट को कंटेन नहीं करता है, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट होंगे एंड ऑल कांस्टेंट इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो मीन्स PI के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होता है. राइट, इसलिए जब आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और जब PI फाइंड आउट करते हैं और जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें आप राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट नहीं लिखते हैं. इंटीग्रेट करते समय कोई कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, इसलिए कांस्टेंट नहीं मेंशन करते क्योंकि वो PI का पार्ट होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट को कंटेन नहीं करता है. राइट, तो इसलिए हम वहाँ पे एड ऑन नहीं करते. चलो वो वहाँ की चैप्टर देखेंगे. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/d माइनस 2 क्यूब, that is 12 e power 2x plus 27 e power minus x. तो क्वेश्चन इसको 2 पार्ट में कर लो. 1 is 12 into 1/d minus 2 cube into e power 2x plus 27 into 1/d minus 2 cube into e power minus x.
दिस इज द पी आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी पी आई का होता है दैट इज 1 अपॉन एफ डी इन द फॉर्म ऑफ दिस 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स एंड डी रिप्लेस बाई ए प्रोवाइडेड f of a not equal to 0 this property। लेकिन if f of a equal to 0 this called the property number 2 एक्सपोनेंशियल का। तो तरीका उसका अलग होता है। कैसे करते हैं इसको, जब आप बुक्स पढ़ेंगे और आप नोट्स पढ़ेंगे प्रॉपर, जब वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि d रिप्लेस बाय a होता है, राइट। अभी यहाँ पे सिंपल फार्मूला, अगर आपको इस d को 2 से रिप्लेस करने की बात अगर 0 होता है तो फार्मूला ये होता है कि इसको डिफरेंशिएट करो और जैसे डिफरेंशिएट करोगे उससे पहले एक बार x मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय x एंड डिफरेंशिएट दिस, तो दिस d माइनस 2 स्क्वायर इंटू ई पावर 2x प्लस 27 दिस d रिप्लेस बाय, क्योंकि 0 नहीं होगा तो रिप्लेस कर दो, -1 क्यूब ई पावर माइनस x। देन दिस implies this equal to again d replaced by 2, this value 0, तो again multiply by x square and one time again differentiation, 3 into 2 6 d minus 2 then e power 2x and this minus 27, so this is minus of e power minus x, then 12 again d replaced by 2 value 0, then again multiply by x and differentiate, so 1 by 6 e power 2x minus e power minus x, so that is 2x cube e power 2x minus e power minus, this is pi, add कर दो, then what is y, c1 plus c2x plus c3x square e power 2x plus 2x cube e power 2x minus e power minus x, तो this is the solution guys। तो इस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत है। जब आप बुक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको सीरीज आप खुद ही कर लेंगे। तो दिस इज द question number 5C। next question is guys, that is, तो question number 5A and question number 5C, that is differential equation। question number 5D is also from the differential equation but this is from the Laplace transform, और Laplace transform हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे क्योंकि differential equation का ही टॉपिक है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट, उसके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, तो वो हम वहाँ पे अलग से करेंगे, ठीक है। देन तो 3 पार्ट आपका कंपल्सरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6A, question number 6A, this again from the differential equation। what is the question is, solve dy by dx square y plus 2 dy by dx x minus y equal to 0, this is the question। दिस क्वेश्चन इज दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर तो 1 है बट नॉट फर्स्ट डिग्री, डिग्री इज 2, तो दिस इज चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट फर्स्ट डिग्री टॉपिक के अंदर आपकी 5 पॉइंट्स आते हैं, 5 प्रॉपर्टीज आते हैं, 5 रूल्स आते हैं, 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 5 तरह के मेथड यूज किया जाता है सॉल्व करने के लिए। पहला जो P के लिए सॉल्व हो जाए, अगर P में क्वाड्रेटिक है और जो P के लिए सॉल्व हो जाता है तो एक पहला प्रॉपर्टी होता है सॉल्वेबल फॉर P, ठीक है। मतलब अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन P मतलब दिस P मीन्स नथिंग दैट इज dy बाई dx, दिस इज कॉल्ड P, तो मतलब दिस इज yp स्क्वायर प्लस 2xp और माइनस y इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर P में क्वाड्रेटिक है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व फॉर P, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है इस प्रॉपर्टी को यूज करने में, इस मेथड को यूज करने में कि P निकालते समय अगर क्वाड्रेटिक है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a/2 ये फार्मूलास निकालते हुए या फैक्टर बनाते समय, तो कभी कभी क्या होता है जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन आता है और P को बाद में जब dy बाई dx से रिप्लेस करते हैं तो ईजिली इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम जाके फंस जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें P के कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हैं तो हमेशा दैट इज, और P में क्वाड्रेटिक है तो हमेशा वो P के लिए सॉल्व हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरा मेथड होता है सॉल्वेबल फॉर x, x के लिए सॉल्व हो। तीसरी प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेबल फॉर y, y के लिए सॉल्व हो जाए। चौथी प्रॉपर्टी होती है क्लैरेट्स फॉर्म
एंड पांचवी लैग्रेंज मेथड, लैग्रेंज फॉर्म। तो दिस इज द 5 वेज जहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, राइट गाइस। तो अब इसमें अब ये आता है ये चैप्टर, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लाइट चैप्टर है, लेकिन इस लाइट टॉपिक है और इस लाइट पेपर है, और इस पेपर के अंदर कुछ चैप्टर हैं जहाँ पे आपको पढ़ना है अच्छे से, उसी का नोट्स बनाना है बढ़िया से, उसके कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हमने 30 ईयर्स का जो पेपर सॉल्व किया तो उसमें मैंने देखा है कि उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका 20 साल के अंदर ही पूछा हुआ है, पहले ही पूछा हुआ था, ठीक है, जब हमने दिया था तब भी पूछा हुआ था। तो ये जो है आपका बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट फंसता है, क्योंकि जो क्लैरेट फॉर्म के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो डायरेक्ट क्लैरेट फॉर्म नहीं बन पाता है, वो रिड्यूस करना पड़ता है क्लैरेट फॉर्म के अंदर। तो ये दिमाग में बैठाना पड़ता है कि बेसिकली इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्या पुट करें कि ये आपका क्लैरेट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर गाइज आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो इस चैप्टर को आप ठीक से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में, इस टाइप में आप जरूर फंस जाएंगे। लेकिन कुछ हमने ट्रिक बनाया था, हमने जब हम पढ़ते थे कि यार सारा क्वेश्चन कैसे क्रैम कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिस करेंगे, भूल जाएगा। अगर 10 दिन मैथमेटिक्स है, इसलिए बोलते हैं मैथमेटिक्स को रूटीन लाइए, हर दिन आप 10 घंटा पढ़िए, और ऐसा नहीं पढ़िए कि 3 दिन पढ़ के 3 दिन छोड़ दीजिए। नहीं, मैथमेटिक्स को आप बना लीजिए कि हमको 5 घंटा पढ़ना है तो डेली 5 घंटा पढ़ना ही है। अगर 7 घंटे पढ़ने हैं, 7 आवर्स पढ़ने हैं, तो 7 आवर्स डेली मैथमेटिक्स पढ़ना ही है। मतलब कब तक? 20 मंथ, 20 महीने, जब तक आपका मेंस का पेपर नहीं हो जाता तब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि यही आपका मैथमेटिक्स से मूल मंत्र है मैथमेटिक्स से क्वालिफाई करने का, कि रूटीन में डालिए, डेली पढ़िए, हर दिन आप 10 से 20 क्वेश्चन बनाइए, हर दिन 5 से 7 घंटा पढ़िए, रूटीन पढ़िए, और नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले पीछे जो आपने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करके, ब्रश अप करके उसको आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि पता चलेगा 10 दिन बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी पीछे टॉपिक तैयार हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, तो पिछला टॉपिक जैसे छूटेगा वो भूल जाएगा। तो एवरी डे आपका प्रीवियस टॉपिक को रिवीजन करते चलिए। तो अगर आप 30 डेज पे जाते हैं, 30 डेज पे, और पहले दिन का जो टॉपिक है तो 30 बार रिवाइज हो जाता है। तो दिस इज द तरीके होते हैं अपने अपने सबके करने के। मेरा तरीका यही था, और मैं ही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे पढ़ें तो बिल्कुल आपके लिए मैथमेटिक्स ऐसे निकल जाएगा, चुटकियों में निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अब हमने ट्रिक बनाया था कि अगर x एक बार है और y 2 बार है, मतलब यहां पे x आ गया, y 2 बार आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, तो जब x 1 टाइम आएगा और y 2 टाइम्स आएगा तो दैट इज सॉल्वेबल फॉर x के लिए सॉल्व होगा। अगर आपका y एक बार आता है और x 2 बार आता है तो वो आपका y के लिए सॉल्व होगा। तो 90% क्वेश्चन आपका गाइज इसी फॉर्मेट निकल जाता है, ठीक है। और कुछ तो रहते ही हैं, कुछ तो रहने मतलब क्या हुआ, एक ही बार x आया हो, एक ही बार y आया हो, अब उसका क्या करेंगे, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें एक बार y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से भी आ सकता है, x को y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करने से आंसर आ सकता है। तो वो नीड प्रैक्टिस, वहाँ पे प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। लेकिन 90% क्वेश्चन निकाल लेंगे कि अगर सिंगल x है, 2 बार y है तो सॉल्वेबल फॉर x होगा, अगर एक बार y है, 2 बार x है तो सॉल्वेबल फॉर y होगा। क्लैरेट फॉर्म आपका डायरेक्ट दिया होगा तो सीधे कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में होता है, p इक्वल टू सी सोल्यूशन होता है, राइट। वो लेकिन आप p इक्वल टू सी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो ये आपके तरीके हैं कि कैसे कैसे में करना है। तो यहाँ पे एक बार x दिया है तो दिस इज सॉल्वेबल फॉर x, तो हम क्या करें, x वाले टर्म्स को बाहर निकालो, तो 2xp इक्वल टू y माइनस वाई पी स्क्वायर, एंड देन that is x equal to 1 by 2 y by p minus yp, राइट। डिफरेंशिएट कर दो dx by dy, अगर dx by dy निकालते हो तो 1 by 2, दिस इज 1 by p प्लस y इंटू माइनस 1 by p स्क्वायर, p dp by dy, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, माइनस y इंटू डी पी बाई डी वाई और प्लस p, दिस इज सेकेंड टाइम, राइट गाइस। सिंप्लीफाई करो, दिस इज 1 बाई p इक्वल टू 1 बाई 2p माइनस 1 बाई 2 y बाई p स्क्वायर डी पी बाई डी वाई माइनस y dp by dy minus p, then 1 by p minus 1 by 2p plus p equal to minus, this is y by 2
माइनस वाई बाई टू कॉमन इंटू डी पी बाई डी वाई कॉमन, देन 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज फैक्टर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1 बाई टू पी, दिस इज 1 बाई टू पी प्लस पी इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई टू वाई इंटू डी पी बाई डी वाई। पी कॉमन कर लेते हैं यहां से। अगर पी कॉमन कर लेते हैं, दिस वैल्यू इक्वल टू, दिस इज माइनस, अगर पी कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई एंड 1 बाई टू, गाइस दिस इज p बाई टू, टेक एलसीएम, यहां से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज ऑल्सो p बाई टू, तो दिस इज p बाई टू। तो p बाई टू कॉमन कर लेते हैं, यानी p बाई टू कॉमन, तो दिस इज 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी पी बाई डी वाई, राइट। एंड दिस इंप्लाइज, इसको इधर लाते हैं तो 1 अपॉन 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 एंड ऑल्सो 1 बाई टू कॉमन, देन p, दिस इज y, तो p प्लस y इंटू डी पी बाई डी वाई इक्वल टू 0, राइट। एंड दिस टर्म्स दैट इज गिव द सिंगुलर सोल्यूशन, वो फैक्टर जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होता है उस सिंगुलर सोल्यूशन को डिफाइन करता है, इसलिए उसको ओमिट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें सिर्फ उस टर्म्स को कंसीडर करना है जिसमें आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस टर्म्स, तो दैट इज p प्लस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डी पी बाई पी प्लस डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेट log p प्लस log y इक्वल टू log c, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू c बाई y। अब कुछ नहीं करना है, इस p इक्वल टू c बाई y को आप यहाँ पुट कर दो, दिस वैल्यू, एंड वी फाइंड द रिजल्ट। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, अगर सिंगल x है तो x के लिए सॉल्व होगा, अगर सिंगल y है मतलब एक बार x है 2 बार y है तो x के लिए सॉल्व करिए, अगर एक बार y है और 2 बार x है तो y के लिए सॉल्व करिए। तो दिस इज द छोटा सा ट्रिक था जिसके थ्रू हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 6A। देन क्वेश्चन नंबर 6C, क्वेश्चन नंबर 6C, what is question number 6C? 6C is y double dash plus 16y equal to 32 secant 2x. This is the question. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो अब इसको सॉल्व किससे करेंगे? अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के चैप्टर में आते हैं तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसका CF प्लस पी आई सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, पी की 8 प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर पी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल e पावर ax के फॉर्म में होना चाहिए प्रोवाइडेड f ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ dy इक्वल टू e पावर ax। तो f ऑफ d डिवाइड करोगे नीचे इधर एंड दैट इज d को a से रिप्लेस करोगे प्रोवाइडेड f ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड f ऑफ ए इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 sin ax और cos ax। प्रॉपर्टी नंबर 4 अगेन sin ax और cos ax। फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर 0 हो जाए, फोर्थ प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, थर्ड प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो मतलब फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री ओनली sin ax और cos ax। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज अलजेब्रिक x पावर m के फॉर्म में हो, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6 e टू द पावर ax इंटू v वेयर v द फंक्शन ऑफ x, जो भी हमने कराया था x स्क्वायर e पावर 2x का क्वेश्चन, राइट। दिस प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज x sin x और x cos x, इस टाइप का फंक्शन हो, मतलब x इंटू v का फंक्शन हो वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x
एंड प्रॉपर्टी नंबर 8 दैट इज द डिफरेंट कि वो सारे क्वेश्चन जो इन पीछे की प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे log x, 1/x, 1/1 प्लस एक्स, e टू द पावर x, 10x, cot x, secant x, cosecant x, मतलब वो सारे क्वेश्चन जो पीछे की प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट ऑल क्वेश्चन सॉल्व बाय प्रॉपर्टी नंबर 8 और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो गाइज मैं बोलूँगा कि आप प्रॉपर्टी नंबर 8 से नहीं करके आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर लें, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ज़्यादा आपका आसान होगा कंपेरेटिवली प्रॉपर्टी नंबर 8, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको आपको फैक्टराइज करना है। वो फैक्टराइज चाहे आपका रियल में फैक्टर हो, रियल रूट्स के टर्म्स में, या कॉम्प्लेक्स में फैक्टर हो, आपको फैक्टराइज करना है। और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा आपका क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन फैक्टराइज होगा ही होगा, चाहे आपका रियल में हो या कॉम्प्लेक्स में। जैसे अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो डी स्क्वायर प्लस 16 मतलब डी प्लस 4i, डी माइनस 4i मतलब डी इक्वल टू प्लस माइनस 4i, तो कॉम्प्लेक्स में फैक्टराइज होगा ही। आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है, लीनियर, और उसको हर एक को अलग अलग मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा, और फिर उसको 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 8 से, क्योंकि मेंशन नहीं है कि आपको कहां से सॉल्व करना है, तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करूंगा, जो कि आसान होगा आपके लिए, राइट। तो स्टेप वही, पहला स्टेप तो वही चीज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 16 ऑफ y इक्वल टू 32 secants 2x. The auxiliary equation is m square plus 16. That is m equal to plus minus 4i. Therefore, what is CF? What is root? रूट इज कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपका रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होता है तो इसका CF e टू द पावर रियल पार्ट इंटू एक्स एंड C1 कॉस इमेजिनरी पार्ट मतलब बीटा एक्स और प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू बीटा एक्स। तो दैट मीन्स हियर रियल पार्ट इज 0, तो e पावर 0x एंड देन C1 cos 4x और प्लस C2 sin 4x means CF equal to C1 cos 4x or plus C2 sin 4x. This is CF, right? This is your Y1. This is your Y2. Define. This equal to Y1. And these two solutions are linearly independent. Why linearly independent? Dependent, independent का concept पता ही होगा आप लोगों को। जहाँ तक मुझे पता है, अब पता ही होगा अच्छे से। रियल लाइन पे अगर आपको मतलब R2 के अंदर अगर लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिफाइन करना है रियल लाइन पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर दो फंक्शन दिया है आपको y1 और y2, तो अगर y1 बाई y2 मतलब फंक्शन बाई फंक्शन अगर फंक्शन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर फंक्शन बाई फंक्शन कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द रियल लाइन, पूरे रियल लाइन पे मतलब हर एक जगह पे सेम कांस्टेंट डिफाइन करता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर वो रियल लाइन पे हाफ इंटरवल के अंदर आपका 1 है, हाफ इंटरवल के अंदर -1 है, तो ये फिर से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो y1 बाई y2 मतलब फंक्शन बाई फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, देन इट्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। फंक्शन बाई फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द रियल लाइन, देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। बट फंक्शन बाई फंक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट इज नॉट द सेम कांस्टेंट थ्रू द रियल लाइन, कंप्लीट रियल लाइन, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट अगेन, राइट। तो अगर यहाँ पे cos 4x बाई sin 4x करोगे तो cot 4x अगेन फंक्शन हो गया, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो एक को y1 मानेंगे, y1 y2 इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि हमको pi निकालना है और pi के लिए हमको y1 और y2 चाहिए। क्यों? why? because pi इक्वल टू लेट what is this u1 y1 और प्लस u2 y2, then what is un इक्वल टू माइनस ऑफ y2 into r upon w into dx and u2 equal to plus r, that is y1 this, राइट। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लेके आओ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लेके आओ। फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है। एंड व्हाट इज w इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन आप फाइंड आउट कर लो। तो रॉन्स्कियन क्या होता है, व्हाट इज w? तो w इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश एंड दैट्स नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज cos 4x, this is sin 4x, this is minus 4 sin 4x, this is 4 cos 4x and that is simplify करोगे तो that is 4 and 4 not equal to 0, क्योंकि 4 cos square x plus 4 sin square that is 4 and 4 not equal to 0, so Wronskian not equal to 0, right? Okay, now we have to find out the value of un and un equal to minus of what is r? This is r and r is this is r. This is defined as r. This is r.
तो r इज 32 secant 2x। तो कुछ नहीं करना है, y2 व्हाट इज y2 sin 4x, r is 32 secant 2x upon Wronskian, that is 4 into dx, right? Then this value equal to -8 and then sin 4x, तो sin 4x को 2 sin 2x cos 2x and secant goes to downward, that is cos 2x dx, then -16, this is sin 2x dx, sin 2x integration, that is cos 2x by 2, 16 minus cos 2x by 2, so this is 8 cos 2x, right? This is your u1, right? ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट कर लो u2, और u1 और u2 यहां से मिल गया, y1 y2 आपने डिफाइन किया हुआ है, तो y1 y2 u1 u2 की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें तो क्या निकल जाएगा आपका pi। तो रॉन्स्कियन मेथड मतलब वेरिएशन ऑफ पैरा मेथड से अगर हम करते हैं तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। अदरवाइज यही चीज़ अगर हमको प्रॉपर्टी नंबर 8 मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के चैप्टर से करना हो तो हमको पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर अलग अलग उसमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है? 1/d माइनस ए इंटू कैपिटल एक्स एंड 1/d माइनस इंटू कैपिटल एक्स। प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है? दिस d माइनस इंटू कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स कुछ भी होगा जो पीछे प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका इसका अपोजिट, तो यहाँ पे ax हो गया और x e पावर माइनस ax dx हो गया। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को यूज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको वेरिएशन पैरामीटर्स कर लें। तो u1 निकाल लिया, ऐसे आप u2 निकाल लेंगे, u1 u2 आप निकाल लिया, y1 y2 आपने माना ही हुआ है, गिवन है, पुट कर दो, आपका पी निकल गया, सी ए प्लस पी को ऐड कर लो, आपका सोल्यूशन हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर दैट इज 6C। देन क्वेश्चन नंबर, तो दो क्वेश्चन इसमें था 6A एंड 6C, तो टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, बट क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट सॉल्व। The question is solve 1 plus x whole square y double dash plus 1 plus x y dash plus y equal to 4 cos of log 1 plus x. This is the question. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अदर नेम इज कॉशी-यूलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहां भी 1 प्लस एक्स या 1 प्लस ए प्लस एक्स के फॉर्म में होगा उसको बोलते हैं लेजेंडर, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं सेम होते हैं सब। अगर यही सेम नहीं होगा तो इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। अगर यही चीज सेम नहीं होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन होता है, ठीक है, मतलब नॉट सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो उसको डिफाइन करना है, तो ये अलग से चैप्टर है, इसको छोड़ दो। अगर ये सेम फंक्शन है तो इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप यहां पे लेट एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई पावर जेड, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस एंड दिस वाई यहां पे दिया हुआ है कितना आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 4 cos z। दिस इज 4 cos 4 ए दिया ना, 4 cos z, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर फार्मूला हम डिराइव करते हैं तो इसको यहां व्हाट इज डी, डी मतलब डी बाई, यहां पे 4d मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है। दिस इज 4 cos नॉट z, 4 cos log ऑफ 1 प्लस एक्स, जो क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन लिखा है, अभी हमने सोल्यूशन नहीं लिखा है, राइट। दिस इज, अब अगर ये आपका दिया हुआ है d मतलब आपका d बाई डी एक्स, डी मीन्स डी बाई डी एक्स। अब जब इसको रिप्लेस कर देंगे, यहां पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम x को कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ z, द y किसके टर्म्स में आएगा? z टर्म्स में। तो दिस d स्क्वायर रिप्लेस बाय dd माइनस 1 मीन्स दिस कंप्लीट
ठीक है। तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई डी डी माइनस 1, 1 प्लस एक्स रिप्लेस बाई डी। तो अगर इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, चलो हम करके देख लेते हैं थोड़ा सा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। दिस इज डी वाई बाई डी जेड, डी जेड बाई डी एक्स यहाँ से 1/1 प्लस एक्स, दिस इज 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। That means 1 plus x d by dx, this equal to d by dz. That means 1 plus x d equal to d. बुक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे d डैश लिख देता है या स्मॉल d लिख देता है। आप स्मॉल d नहीं लिखिएगा क्योंकि डेरिवेटिव का पार्ट हो जाता है तो कंफ्यूज कर जाएंगे। आप d लिखो, बस आप करो क्या कि यहाँ पे मेंशन कर दो दिस d मीन्स d by dz और इधर मेंशन कर दो दिस d मीन्स d by dx। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 प्लस एक्स रिप्लेस बाय डी, ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर रिप्लेस बाय डी डी माइनस 1, 1 प्लस एक्स क्यूब डी क्यूब रिप्लेस बाय डी डी माइनस 1 डी माइनस 2, ऐसे आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर यहां से रिप्लेस करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, डी डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू 4 कॉस एंड लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड। तो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू 4 कॉस जेड। तो दिस चैप्टर इज गाइस कॉल्ड रिवीजन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर का रिवीजन होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। पिछला जो चैप्टर दिया होता है उसी चैप्टर का आपका ही रिवीजन चैप्टर होता है आफ्टर 2 और 3 स्टेप्स। मतलब इतना लिखने के बाद ही आपका अब पिछला चैप्टर आएगा। बस अंतर ये होता है कि पिछला चैप्टर वाई और एक्स के फॉर्म में होता है, ये आपका वाई और जेड के फॉर्म में होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट, the auxiliary equation, what is the auxiliary equation is m square plus 1, that is m equal to plus minus I, then what is CF, CF equal to C1 cos Z। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि Z का फंक्शन है तो यहाँ पे जल्दीबाजी में हम x लिख देते हैं और हमारी इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो C1 cos Z प्लस C2 sin Z, तो दिस इज C1 cos Z, Z equal to what is Z, log 1 plus x और प्लस C2 sin log of 1 plus x. So this is the CF. Then find out PI. PI equal to 1 upon d square plus 1. 4 goes to outside constant cos z and 4, right? And z यहाँ से फार्मूला d square replaced by -1। क्या था फार्मूला, d square replaced by minus a square. What is a? 1. तो this is replaced by -1 square प्लस 4 इंटू कॉस जेड। तो ये हो गया 4/3 कॉस जेड मीन्स 4/3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब आप सी एफ और पी आई दोनों को ऐड कर दो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। हमने ऑलरेडी पहले से ही एक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो देन अगर इसकी बात करते हैं ये वाला पार्ट, तो ये आपका इसका सोल्यूशन है, इसका सी एफ है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया है उसका सोल्यूशन है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 7A। देन क्वेश्चन नंबर 7C। बी पार्ट इज द कर्वेचर एंड टॉर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 7C। क्वेश्चन नंबर 7C, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू e पावर 2x y ऑफ 0 इक्वल टू 19/12 y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 8/3। 8/3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7C, राइट। अब इसको कैसे करेंगे गाइस, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। दिया आपका कितना, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑफ वाई इक्वल टू ई पावर 2x। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 0। तो दिस इज m माइनस 2 m माइनस 3, दैट मीन्स m इक्वल टू 2 3 एंड देन CF इक्वल टू C1 e पावर 2x प्लस C2 e पावर 3x। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस, जो आपने पहले भी यूज़ किया, कई क्वेश्चन में यूज़ कर लिया। CF निकालने का, CF 3 तरह का आएगा आपका, या तो रूट्स रियल होंगे, या तो कॉम्प्लेक्स होंगे, या तो रूट्स इक्वल होंगे, राइट। एंड देन PI, अगर PI फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट इज PI, PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e पावर 2x। अगर 2 यहाँ पे भी है,
अगर 2 यहाँ पे भी है तो दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है, और जब इस 2 को यहाँ d में पुट करोगे, मतलब d रिप्लेस बाय 2 करोगे तो वैल्यू 0 जाएगा। तो सीधे पता चल जाएगा कि आपका 0 हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार x से मल्टीप्लाई करो और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2d माइनस 5 e पावर 2x। देन अगेन रिप्लेस x बाई d रिप्लेस बाई 2। अगर रिप्लेस करने बाद फिर से 0 हो रहा है तो फिर से एक बार x मल्टीप्लाई करिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, और अगर 0 नहीं होता है तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगा दी, मतलब d रिप्लेस बाई 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 5 e पावर 2x, दिस इज x, और 1 अपॉन माइनस 1 e पावर 2x, तो व्हाट इज वैल्यू माइनस x e पावर 2x। ठीक, एंड देयरफॉर व्हाट इज y नथिंग गाइस, c1 e पावर 2x और प्लस c2 e पावर 3x और माइनस x e पावर 2x। दिस इक्वेशन नंबर इज 1। नाउ वी हैव हियर टू कांस्टेंट, यहाँ पे में दो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, वन इज c1 एंड वन इज c2, और इस c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दो कंडीशन डाले हुए हैं आपको, एक y आप 0, एक y डैश आप 0। जितने कांस्टेंट आएंगे उतने आपके कंडीशन डालेंगे, ठीक है, आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। व्हाट इज y डैश, तो y डैश इज 2c1 e पावर 2x प्लस 3c2 e पावर 3x माइनस ऑफ 2x e पावर 2x और प्लस e पावर 2x। देन व्हाट इज y ऑफ 0, y ऑफ 0 इज c1 प्लस c2, ये 0 हो गया, एंड दिस इज c1 plus c2, therefore the y of 0 is 19 by 12. This equation number is 3, this is 2. And y dash of 0 is, what is y dash of 0 is, तो 2c1 plus 3c2 और minus 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो means 2c1 plus 3c2 minus 1 equal to 8 by 3, means 2c1 plus 3c2 equal to 11 by 3. This equation number 4. Solving equation 3 and 4, इन दोनों को सॉल्व करिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, और c1 और c2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो दैट इज द सोल्यूशन, दिस इज द आंसर। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी आपका कुछ भी नहीं था कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े। Next question, section 7, question number 7D is also from the differential equation. Question number 7D. 7D. What is question number 7D? Find alpha and beta. Oh, बिल्कुल वो simple question. Find alpha and beta such that x power alpha y power beta is an integrating factor of 4y square plus 3xy dx minus 3xy plus 2x square dy equal to 0, and solve the equation. Right guys, this is integrating factor. अब आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। दिस टॉपिक दैट इज एग्जैक्ट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑलवेज सॉल्व बाय आइदर एग्जैक्ट और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर अगर फर्स्ट डिग्री का दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, तो आप एग्जैक्ट या इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी उसमें सेपरेबल वेरिएबल या आपका होमोजीनियस की प्रॉपर्टी या नॉन होमोजीनियस की प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एग्जैक्ट पे आइए, एग्जैक्ट सॉल्व करिए। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर होता क्या है? इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है कि समटाइम्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट, then we multiplying some function of x and y to make it exact is called an integrating factor. कभी कभी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए
एक्स वाई के किसी न किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, वो फंक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद उस फंक्शन से वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बन जाता है, राइट। और फिर उसको एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी जो होती है इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेट n रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो x वाले टर्म होते हैं ऑलरेडी पहले से आ चुके होते हैं, अगर फंक्शन एग्जैक्ट है तो इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका सोल्यूशन होता है। अब यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x पावर अल्फा y पावर बीटा, डिफरेंशियल इक्वेशन 4y² प्लस 3xy dx माइनस 3xy प्लस 2x² dy इक्वल टू 0। अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 4x पावर अल्फा y पावर बीटा प्लस 2 प्लस 3x पावर अल्फा प्लस 1 y बीटा प्लस 1 दिस dx माइनस 3x पावर अल्फा प्लस 1 y बीटा प्लस 1 और प्लस 2x पावर अल्फा प्लस 2 y पावर बीटा dy इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद से एग्जैक्ट हो गया, तो दिस इज आपका m होता है m इंटू डी एक्स एंड दिस इज आपका n होता है n इंटू डी वाई। तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 and then this differential equation is said to be exact if del m by del y equal to del n by del x। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो del m by del y इक्वल टू del n by del x, y की इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया, राइट। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई हो गया आपका एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू y, अगर y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया 4 बीटा प्लस 2 x पावर अल्फा y बीटा प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स बीटा प्लस 1 x पावर अल्फा प्लस 1 y बीटा इक्वल टू माइनस 3 del n बाई del x। तो अल्फा प्लस 1 x पावर अल्फा y पावर बीटा प्लस 1 एंड माइनस 2 अल्फा प्लस 2 x पावर अल्फा प्लस 1 y पावर बीटा। Comparing the coefficient of like terms, right? So this x power alpha y power beta 1, this x power alpha y power beta 1, so that means 4 times beta plus 2 equal to minus 3 times alpha plus 1. So one equation is this, and this x power alpha plus 1 y beta, x power alpha plus 1 y beta, then second is 3 times beta plus 1 equal to minus 2 times अल्फा प्लस 2, दिस इज थर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। अल्फा बीटा में रिलेशन है, सॉल्व दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये भी आपको मिल गया, अल्फा और बीटा मिल गया यहाँ से, और इंटीग्रेटिंग यहाँ पे अल्फा बीटा को पुट कर दो, क्योंकि एक तो क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा फाइंड आउट करो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अगर यहाँ पुट करो तो भी निकल गया, दो चीज निकल गया। और तीसरा अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और इस वाले को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग y एच कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के, और इसमें सिर्फ उस टर्म्स को इंटीग्रेट करोगे जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x वाला भी पावर आएगा, y वाला पावर आएगा, तो इसमें कोई भी न्यू टर्म्स नहीं मिलेंगे, इसमें कोई भी न्यू टर्म्स नहीं मिलेंगे। तो अगर न्यू टर्म्स नहीं मिलेंगे तो m इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एच कांस्टेंट, बिल्कुल आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमने ये देखा कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका 3 पार्ट डिफरेंशियल है, 5 पार्ट में से 5 पार्ट्स में से, मतलब 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स डिफरेंशियल है, राइट। और एक आपका मैकेनिक्स का है, और एक आपका रेडियस या कर्वेचर कह सकते हैं आप, कर्वेचर एंड टॉर्सन का है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट डिफरेंशियल है, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट डिफरेंशियल है, 3 पार्ट आपका डिफरेंशियल का पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 10 नंबर 12 नंबर छोड़ दो, राइट। तो 38 मार्क्स का डिफरेंशियल है, और कंपल्सरी में 30 मार्क्स, मतलब 68 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं डिफरेंशियल का। तो बहुत गाइस सिंपल था, और क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 3 पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट वेक्टर कैलकुलस, बी पार्ट वेक्टर कैलकुलस, सी पार्ट वेक्टर कैलकुलस, डी पार्ट अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8D, क्वेश्चन नंबर
8D. What is question number 8D? Question number 8D is find Fy. Okay. Find Fy such that 3x square plus f of y dx plus 2x e power y plus 3y square dy equal to 0 is exact and hence solve it. अगेन रिपीट, अगेन सेम क्वेश्चन, आपका एग्जैक्ट का क्वेश्चन आ गया। अभी पीछे हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। तो कुछ नहीं करना, ये पहले से आपका एग्जैक्ट डिफाइन किया ही हुआ है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो। दिस इज m, दिस इज n, तो del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x, del m बाई del y दैट इज f डैश y, del n बाई del x टू e पावर y, इंटीग्रेट f डैश y मतलब इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 2e पावर y, तो दिस इज f ऑफ y इक्वल टू 2e पावर y प्लस c। व्हाट इज फंक्शन f ऑफ y? 2e पावर y, ओमिट द कांस्टेंट, द कांस्टेंट। अब ये पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2e पावर y dx और प्लस 2x e पावर y और प्लस 3y स्क्वायर dy। इसमें सिर्फ इस टर्म को करेंगे क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है, तो इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 2e पावर y dx और प्लस इसमें 3y स्क्वायर dy इक्वल टू c। दिस रिगार्डिंग ये हो गया x क्यूब, रिगार्डिंग y इज कॉन्स्टेंट t e पावर y इंटू x और प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी। दिस इज आंसर। तो दिस इज द गाइस क्वेश्चन। बहुत सारी बुक में इसको कांस्टेंट को भी आपका डिफाइन करके सॉल्व करते हैं, लेकिन आप फंक्शन डिफाइन करिए, सिंपल दैट इज कांस्टेंट्स। तो ये आपका टॉपिक सारा डिफरेंशियल का था। तो हमने आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के अंदर हमने देखा कि डिफरेंशियल कितने पार्ट हैं। तो 5 के अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में से 6 मतलब 30 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 6 में 50% है, 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 4 पार्ट में 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट में 1 पार्ट है। मीन्स अगर हम चाहें तो पेपर के अंदर, और बाकी 2 पार्ट बहुत सिंपल है, तो कर्वेचर एंड टॉर्सन से था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 1 पार्ट कर्वेचर एंड टॉर्सन से था, कंपल्सरी में 1 पार्ट कर्वेचर एंड टॉर्सन से था। बहुत सिंपल का टॉपिक है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2018 के अंदर आपका स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का बहुत कम क्वेश्चन पूछा था। 1 पार्ट इन कंपल्सरी एंड 1 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 6, बाकी कहीं नहीं था। तो अगर आप छोड़ सकते थे, जो स्टूडेंट नहीं तैयारी कर गया होगा वो भी बहुत अच्छा पेपर किया होगा।